खून यहाँ पढ़ने से पहले हम उमूर तबैया में पढ़ चुके हैं। उमूर तबैया में दम यानी कि खून को हमने पढ़ा है। उमूर तबैया में जो हमने दम पढ़ा है वो उमूर तबैया यानी कि यूनानी के एतबार से पढ़ा है। वहां हमने खून को पढ़ा है दम बलगम सफरा सौदा, यानी कि खून जो है वो दम होता है, बलगम होता है, सफरा होता है, सौदा होता है। वहां हमने ऐसे पढ़ा था, वो यूनानी है। अगर सौदा का जिक्र आ जाए या बलगम का जिक्र आ जाए तो बिल्कुल समझ लेना कि सवाल जो है वो यूनानी पोर्शन से दिया हुआ है। अगर सौदा या बलगम, क्योंकि सौदा और बलगम का मॉडर्न में एकदम बिल्कुल आपको देखने में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके सामने प्लेटलेट्स आ जाए, प्लाज्मा आ जाए, डब्ल्यूबीसी आ जाए, आरबीसी आ जाए, हीमोग्लोबिन आ जाए, तो आप समझ लेना कि ये चीजें मॉडर्न से जुड़ी हुई हैं। सवाल जो पूछा गया है वो मॉडर्न से पूछा गया है। यानी कि खून जो है वो उमूर तबैया में भी है, और खून जो है वो फिजियो में भी पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, इसका जो काम होता है वो फिजियो में भी पढ़ रहे हैं, क्या चीज होता है। और उमूर तबैया में मैं जब आपको उमूर तबैया पढ़ा रहा था, अरकान मिजाज अखलाक ताज़ा अरवा कुआ फाल, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको आपको बताया था कि उमूर तबैया का मतलब होता है यूनानी एनाटमी एंड यूनानी फिजियोलॉजी एंड फंडामेंटल ऑफ यूनानी। ये तीन चीजें मैंने आपको बताई थी। यानी कि उमूर तबैया का मतलब होता है, जहां तक मेरे जहन में आता है, फंडामेंटल ऑफ यूनानी, यानी कि यूनानी को हम पढ़ना सीखते हैं। यूनानी को हम पढ़ना सीखते हैं किस जगह? उमूर तबैया में। यूनानी लेवल की जो एनाटमी हम पढ़ते हैं वो उमूर तबैया में पढ़ते हैं। यूनानी लेवल की जो फिजियोलॉजी है वो हम पढ़ते हैं उमूर तबैया में। ठीक है जी। ये क्यों मैंने आपके सामने जिक्र किया? मैं डायरेक्ट भी इसको शुरू कर सकता था। अगर मैं इसको डायरेक्ट शुरू कर देता तो प्यारे बच्चों आपको यही ना समझ में आता कि ये जो खून यानी कि दम से जुड़ा हुआ सवाल है, ये मॉडर्न से पूछ लिया गया है या आपको जो है यूनानी से पूछ लिया गया। आप इसमें गुमराह हो जाते हो। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर कहीं सौदा आ जाए तो सौदा यूनानी में है, एलोपैथिक में नहीं है। ठीक है, कई लोगों ने उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट पेश करने की कोशिश की है, उसको एडजस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन सच्चाई ये है, आप लोग विद्यार्थी हैं जैसा बोल रहे हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर सौदा पूछा तो सीधा समझ लेना कि सवाल जो पूछा गया है वो यूनानी से पूछा गया है, मॉडर्न से नहीं पूछा गया। और अगर बलगम पूछ लिया जाए तो उसके बारे में एकदम झट से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए फौरन, बगैर एक विद इन मतलब एक सेकंड की भी देर करते हुए आप लोग समझ लेना कि सवाल जो पूछा गया है वो यूनानी से पूछा गया है, मॉडर्न से नहीं पूछा गया। अगर ब्लड के प्लाज्मा है, हीमोग्लोबिन है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ये सब चीजें हैं, तो समझ लेना कि मॉडर्न से सवाल है, यूनानी से नहीं है। इन चीजों को आपको समझना होगा थोड़ा सा जहन में। जी। तो सबसे पहले हम उमूर तबैया हम पढ़ के आ चुके हैं उमूर तबैया में। अब हम फिजियोलॉजी में खून को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं खून यानी कि ब्लड को। खून यानी कि ब्लड को, जिसको यूनानी में दम भी कहते हैं। खून क्या चीज है? खून शोख सुर्ख, ये लाइन मैंने उमूर तबैया में भी लिखवाई थी। शोख सुर्ख यानी कि लाल चमकदार रंग का लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ है। यह एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये मॉडर्न वाला पॉइंट। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके ऊपर स्टार बना लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। खून जब उरूक, उरूक किसको कहते हैं? नसों को बोलते हैं। चाहे वो खून को ले जाने वाली आर्टरी हो या खून को वापस ले लाने वाली वेन हो। ठीक है, चाहे वो आर्टरी हो या वेन हो, उसको वेसल्स बोलते हैं। और वेसल को यूनानी में जो है उरूक कहते हैं। जब तक वेसल्स में रहता है, तरल रहता है, यानी कि बहने बहने वाला रहता है, लिक्विड रहता है। जैसा ही खून उरूक से बाहर निकल के आ जाता है तो जमना शुरू कर देता है। यह खून की प्रॉपर्टी होती है। और खून के बहने को जिरियानुद्दम कहते हैं। खून के बहने को हेमरेज या जिरियानुद्दम कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ब्लड, खास खास मुख्य मुख्य पॉइंट, मुख्य मुख्य पॉइंट खून के बारे में। नंबर एक, खून का जो पीएच है वो 7.4 होता है। स्टार बना लेना इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। खून बेस होता है, यानी कि
क्षार होता है, एसिडिक नहीं होता। ठीक है। मेल में खून 5.5 लीटर, यानी कि मर्दों में खून औसतन, यानी कि औसतन, औसत यानी कि सब में नहीं, एक आदमी मान लिया 40 किलो का है, कमजोर धमजोर है, उसमें 4.5 लीटर भी हो सकता है एक आदमी, लेकिन औसत यानी कि एक लमसम, एक बीच का जो होता है, मेल में यानी कि मर्दों में तकरीबन 5.5 लीटर खून होता है, और फीमेल में यानी कि औरतों में 5 लीटर होता है। जी। खून मुहुल अज़्म, मुहुल अज़्म, मुकुल अज़्म कहते हैं बोन मैरो को। जब हम एनाटॉमी पढ़ रहे थे तो एनाटॉमी में जब हमने बोन, लॉन्ग बोन्स पढ़ी थी, लंबी हड्डियां पढ़ी थी, तो हमने बताया था कि लंबी हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं, उनके अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, जिसको मुकुल अज़्म यानी कि बोन मैरो कहते हैं। नरम नरम मांस होता है लंबी हड्डियों के बिल्कुल बीच में, क्योंकि लंबी हड्डियां बीच से खोखली होती हैं, और उस नरम नरम मांस को या सॉफ्ट टिश्यूज को मुकुल अज़्म या यूनानी में बोन मैरो कहते हैं। ठीक है। जी। माँ के, और ये जो मुकुल अज़्म होता है, इसी मुकुल अज़्म में आरबीसी पैदा होते हैं, आरबीसी बनते हैं, आपको याद रखना है। माँ के गर्भ में मौजूद, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, गर्भ, पेट का मतलब गर्भ यानी कि यूट्रस में होता है, तो उसको, उस बच्चे को एम्ब्रॉय कहते हैं। ठीक है। और जो बच्चे का लीवर का मिजोडर्म होता है, जो बच्चे का लीवर होता है, लीवर से आरबीसी बनता है, यानी कि खून बनता है। माँ के गर्भ में लीवर से खून बनता है, और बाकी जो जीवन होता है, यानी कि जो गर्भाशय से बाद का जीवन है, उसमें बोन मैरो से आरबीसी बनती है, यानी कि खून बनता है। ठीक है जी। स्प्लीन, तिल्ली के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि तिल्ली जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है भाई, किसी चीज को छोड़ के मत चलना अभी। अभी जब थोड़ा सा वैसा आ जाएगा मैं बता दूँ। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो स्प्लीन होती है, यानी कि जो तिल्ली होती है, तिल्ली में क्या होता है, तिल्ली में खून जमा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। ठीक है। तो जहाँ पे कोई चीज जमा होती है, इसको स्टोर बोलते हैं, जैसे कि घरों में लोग स्टोर रूम बनाते हैं। तो इसी तरीके से ब्लड का जो स्टोर रूम है, वो स्प्लीन यानी कि तिल्ली को कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, खून जमा होता है। दूसरे, तिल्ली ही में, स्प्लीन ही में आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। जो रेड ब्लड कार्पसल्स होते हैं, लाल खून है, वो जो, उसकी जो डेथ होती है, एक अपना समय जीवन, जो उसका 120 दिन आरबीसी के जो लाइफ टाइम है, लाइफ स्पेंड है, जब वो गुजर जाता है, उसके बाद जो आरबीसी ब्रेक डाउन होता है, रप्चर होता है, तो वो भी स्प्लीन यानी कि तिल्ली ही में होता है। ठीक है। तो चूंकि जमा कहाँ होता है खून, तिल्ली में होता है, और जब जमा होता है तो उसको ब्लड स्टोर रूम कह देते हैं। और खून मरता भी तिल्ली में ही है, यानी कि जो रप्चर होता है आरबीसी, वो भी तिल्ली ही में होता है, यानी कि खून की जो डेथ होती है, आरबीसी की जो डेथ होती है, बैग ऑफ हीमोग्लोबिन की जो डेथ होती है, वो भी तिल्ली में ही होती है। तो इसीलिए ब्लड का ग्रेवयार्ड बोलते हैं स्प्लीन को। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान, जहां लोगों को दफना दिया जाता है मृत्यु के पश्चात, मरने के बाद। ठीक है। तो चूंकि तिल्ली में जो आरबीसी है, उसका ब्रेकडाउन होता है, वो टूट जाता है जब उसका जीवन पूरा हो जाता है। 120 दिन एक आम आरबीसी का, एक नॉर्मल आरबीसी का लाइफ लाइफ टाइम होता है। तो जब वो उसका पूरा हो जाता है, तो वो तिल्ली में ही रप्चर हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। तो आरबीसी का ग्रेव यार्ड जो है वो स्प्लीन है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा जी। अब ब्लड यानी कि खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम पर डेसीलीटर हो सकती है। मेल में यानी कि मर्दों में हीमोग्लोबिन का जो औसत है, वो 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। फीमेल में हीमोग्लोबिन
13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। आपने देखा होगा हीमोग्राम की जो रिपोर्ट होती है उसमें फीमेल के सामने नॉर्मल जो रेशो होता है वो 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और मेल के सामने जो नॉर्मल रेंज होती है वो 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। पर डेसीलीटर का मतलब परसेंट, कह देते हैं कि कितना खून है इसमें, 14 ग्राम, 14%। ठीक है, हीमोग्लोबिन को परसेंट क्यों, क्योंकि डेसीलीटर जो होता है वो 100 का होता है। जी। ब्लड सर्कुलेशन की जो थ्योरी है वो सबसे पहले विलियम हार्वे ने दी थी। जी, फंक्शन ऑफ द ब्लड, खून के क्या क्या काम है। खून जो है सबसे पहले ये है कि इंसान के टेम्परेचर को मेंटेन कर। दूसरा क्या है, इंसान के जिस्म में खून जाने की जो स्पीड होती है वो 120 होती है, खून को वापस दिल में आने की जो है वो 80 होती है। ठीक है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कहते हैं वो चीजें जिनसे के किसी चीज को बढ़ोतरी मिलती है, गिजा मिलती है, पोषक मिलता है, भोजन मिलता है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें हैं, मिनरल है, विटामिन है, और इसके अलावा ऑक्सीजन जिस्म के हर हर हिस्से को खून के जरिए पहुंचता है। जी। इसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो जिस्म के हर हिस्से को चाहिए होता है, और जहां ऑक्सीजन दिया जाता है, ऑक्सीजन देने के बाद हमारी बॉडी उसको कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देती है, क्योंकि हमारी बॉडी ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। तो हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो खून में मिल जाता है, और खून उसको फेफड़ों में ला के छोड़ देती है, हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से इंसान के जिस्म के हर हिस्से को खून की जो पूर्ति है वो ब्लड के जरिए से होती है। बॉडी के अंदर बनने वाले वेस्ट, वेस्ट वो चीजें जो इंसान के जिस्म के लायक नहीं है, यानी कि इंसान को उनकी जरूरत नहीं है, जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, ये सब चीजें इंसान के जिस्म में बनती हैं। ये क्या होता है, ये इंसान के जिस्म से खून में चली जाती है, और खून के बाद क्या होता है, खून इनको खून इनको जब गुर्दों में को निकलता है तो गुर्दों में इनको लेकर के गुर्दों में पहुंचता है, और गुर्दों में छन जाती है, पेशाब में निकल जाते हैं। क्या क्या, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। जी। तो ब्लड का एक काम क्या हुआ, ब्लड का एक काम ये भी हुआ कि वो वेस्ट को ले जा करके जिस्म से बाहर निकालने में सहयोग करता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी कि खून के अंदर क्या क्या चीजें, मेनली खून में दो प्रकार के घटक, यानी कि दो प्रकार की चीजें, दो प्रकार की हिस्सेदारी पाई जाती है। नंबर एक, जो पानी की तरह तरल है यानी कि लिक्विड है, उसको प्लाज्मा कहते हैं। खून के अंदर, जो इंसान की नसों के अंदर, वेसल्स के अंदर खून है, उसके अंदर जो एक बड़ा हिस्सा है वो प्लाज्मा का है, जो कि पानी की तरह पतला होता है, बहने वाला होता है। और प्लाज्मा जो है इंसान के ब्लड में 60% होता है, यानी कि जितना भी ब्लड लेंगे उसमें 60%, जो 60% जो हिस्सा होगा वो प्लाज्मा। ठीक है। दूसरा जो हिस्सा होता है वो सेल्स का होता है या कार्पसल्स का होता है। सेल्स यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और ये कितनी होती है, जो होल ब्लड है, जो पूरा खून है, उसका 60% जो है प्लाज्मा हो जाता है। ठीक है। 40% क्या होता है, 40% होती है कार्पसल्स। कार्पसल्स में क्या क्या है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स। जी। अब प्लाज्मा में फाइब्रोनेजिन और प्रोथ्रोम्बिन नाम की प्रोटीन्स पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये जो परसेंटेज है, प्लाज्मा 60%, कार्पसल्स 40%, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। कैसे पूछता है, फाइब्रोनेजन जो है वो कहाँ मिलती है, फाइब्रोनेजन जो है कहाँ मिलती है, एग्जाम डाल देता है, प्लाज्मा में, प्लेटलेट्स में, डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी में, कहाँ मिलती है फाइब्रोनेजिन। ठीक है, ये प्रोथ्रोम्बिन, तो ये प्लाज्मा में मिलती है, याद रखना इंपॉर्टेंट। ठीक। पेज पलट लीजिए, पेज नंबर 692 पे आ जाइए। अब ये जो कार्पसल्स हैं, कार्पसल्स को जर्रात कह लीजिए, हिस्से कह लीजिए, इसमें सबसे पहला जो है वो आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स, यानी कि खून के लाल जर्रात, यानी कि लाल। देखिए, ये जो इंसान के अंदर खून है, इसको मैंने उम्र तबैया में बड़ा डिटेल में पढ़ाया था, कि जो दम है वो लाल खून होता है, जो बलगम है वो सफेद खून होता है, जो सौदा है वो काला खून होता है, स्याह खून होता है, जो सफरा है वो पीला खून होता है। लेकिन ये थ्योरी मॉडर्न में नहीं है, ये थ्योरी मॉडर्न में नहीं, मॉडर्न में थ्योरी दूसरी। मॉडर्न में थ्योरी क्या है, जो आरबीसी है,
जो आरबीसी है वो लाल, उनका जो कलर होता है लाल होता है। ठीक है, आरबीसी लाल कलर के होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेस। तो खून के लाल जर्रात यानी कि सेल्स कह लीजिए, या जर्रात यानी कि टुकड़े या हिस्से कह लीजिए, वो क्या होते हैं? नंबर एक रेड ब्लड कार्पसल्स। कार्पसल्स में पहला नंबर। दूसरा नंबर है व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। व्हाइट का मतलब सफेद होता है, ब्लड का मतलब खून, कार्पसल्स का मतलब हिस्से, यानी कि खून का सफेद हिस्सा, खून के सफेद जर्रात। ये दूसरा हिस्सा होता है कार्पसल्स में। ये जो 40% है, 40% में पहला क्या है? आरबीसी। दूसरा क्या है? डब्ल्यूबीसी। तीसरा क्या है? प्लेटलेट्स, जिसको आम जबान में हम लोग प्लेटें बोल देते हैं, प्लेटें। ठीक है, प्लेटलेट्स पीले खून के जर्रात। अब देखो, आरबीसी लाल खून के जर्रात, डब्ल्यूबीसी खून के सफेद जर्रात, और प्लेटलेट्स खून के पीले जर्रात। लेकिन यूनानी में थोड़ा सा, बार बार उधर से टच क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर सवाल उधर का आ गया तो आप उसको लेकर के इधर ना आए, क्योंकि नहीं तो फिर जो है ये आपस में मिल जाएगा, हमारी समझ में ही नहीं आएगा कि हम यूनानी को फेस कर रहे हैं या मॉडर्न का सवाल। मतलब हम सवाल पढ़ रहे हैं तो हमारी समझ में ही नहीं आएगा अगर हम कम से कम इसको नहीं समझेंगे कि जो सवाल हमारे सामने स्क्रीन पे है वो यूनानी का है या मॉडर्न का है। क्योंकि सबसे पहले तो यही आना जहन में जरूरी है ना। क्योंकि एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि 120 सवाल हैं, जिसमें से 60 तकरीबन यूनानी के हैं और 60 तकरीबन मॉडर्न के हैं, तो कम से कम सबसे पहला पॉइंट तो यही है, कम से कम हमें इतनी तो तमीज हो कि हम ये समझ लें कि भाई कौन सा मॉडर्न से है, कौन सा यूनानी में, तभी तो हम उसका सही जवाब दे पाएंगे। जी। तो इन चीजों को इसीलिए कोरिलेट यानी कि यहाँ से वहां से जोड़ करके बताया जा रहा है। आरबीसी रेड ब्लड कार्पसल्स खून के लाल जर्रात यानी कि सुर्ख जर्रात, लाल को सुर्ख कहते हैं। ठीक है, सुर्ख खलियात, इनको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार बना लीजिए इसके ऊपर। यानी खून में आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। जो डब्ल्यूबीसी है, जो व्हाइट ब्लड कार्पसल्स है, उसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। उसके बाद प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इन चीजों को याद रखें। ठीक है, इंसान के खून में तकरीबन 50 लाख या 5 मिलियन आरबीसी होते हैं। इंसान के खून में तकरीबन 50 लाख यानी कि 5 मिलियन आरबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो कमोबेश 10,000 होते हैं। वैसे जो रेंज है आप लोग जानते हैं, 4,000 से लेकर के 11,000। जब आजकल के चूंकि डेंगू में जो है प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी का, यानी कि डब्ल्यूबीसी का बहुत ज्यादा देखने में आता है, तो ज्यादातर अवेयरनेस हो गई है, आम इंसान भी समझने लगा इन चीजों को। तो डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो 4,000 से लेकर के 11,000 तक के बीच में एक नॉर्मल इंसान में होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रेंज रखी है वो हमने 10,000 रखी है, मतलब ऐसे ही मानने के लिए। अब अगर 5,000 है वो भी नॉर्मल है, 6, 7, 8, 9, 10 सब नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन 4 से नीचे और 11 से ऊपर जो है वो नॉर्मल नहीं। जी। तो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी कितने होते हैं? तकरीबन 10,000। थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स, जिसको हम पीला खून कह रहे थे, आप लोग जानते हैं, प्लेटें बोलते हैं इनको हम। ये जो इसकी वो भी है, ये भी बहुत लोगों को याद हो गई है, क्योंकि डॉक्टर्स ने बता दिया है कि प्लेटलेट्स की जो गिनती है वो 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख के बीच में हर एक स्वस्थ मनुष्य में, स्वस्थ में होनी चाहिए। ठीक है, 1.5 से लेकर के 4.5 लाख। लेकिन एक नॉर्मल सी जो इसकी मोटी मोटी सी जो इसका वो मानते हैं तकरीबन 2 लाख, यानी कि 2 लाख प्लेटलेट तकरीबन तकरीबन सभी इंसानों में, नॉर्मल इंसानों में होते। नॉर्मल नॉर्मल का बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि फिजियोलॉजी में हम सब कुछ नॉर्मल से जिक्र करते हैं, एबनॉर्मल से जिक्र नहीं करते। एबनॉर्मल से जिक्र कहाँ होता है? एबनॉर्मल से जिक्र होता है पैथोलॉजी में। जब कहीं एबनॉर्मलिटी आ जाती है, बीमारी आ जाती है, तो वो पैथोलॉजी का हिस्सा हो जाता है। ठीक है जी। तो नॉर्मली जो प्लेटलेट्स होते हैं 2, 2.25 लाख होती है, लेकिन 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक के बीच में जो होती है प्लेटलेट्स वो। ठीक है, आरबीसी की जो लाइफ स्पेन है यानी कि मुद्दत हयात, यानी कि जिंदगी 120 दिन। एक आरबीसी जो है 120 दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद वो रप्चर होता है। ठीक है, कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है। इसलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं? आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं, कब्रस्तान बोलते हैं आरबीसी का। क्यों? क्योंकि वहां जाकर के आरबीसी जो है रप्चर हो जाती है, खत्म हो जाती है, मर जाती है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ स्पैन है यानी कि मुद्दत हयात, यानी कि जिंदगी कितने दिन? 4 दिन होती है केवल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं।
वैसे तो आरबीसी वाला ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी वाला भी पूछ सकते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट। स्टार प्लेटलेट्स की जो लाइफ स्पेन होती है कितनी होती है? 7 दिन, एक हफ्ता। ठीक है। आरबीसी गोल होती है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। दोनों सवाल काम के। आरबीसी को राउंड होती है, ओवल होती है, ये भी। और आरबीसी जो है, आरबीसी में मैंने आपको केंद्रक पढ़ाया था, न्यूक्लियस सेल्स में होता है, लेकिन आरबीसी में नहीं होता। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की किस्में, इनको देख लेना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। लिम्फोसाइट जो है वो एक नॉर्मल इंसान में 20 से 40% होती है। ठीक है। देखिए लिम्फ डब्ल्यूबीसी, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी को डीएलसी भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख नहीं सका हूँ, आप लोग लिख लेना। ठीक है। डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि सबको तो देखो, हम जो डब्ल्यूबीसी है, वैसे तो हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, ये डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड कार्पस्युल, सफेद रंग का खून मानते हैं। इसकी जो लाइफ स्पेन है, यानी कि 4 दिन तक जिंदा रहती है, उसके बाद इस तरह। लेकिन ये जो डब्ल्यूबीसी होती है, ये 5 तरह की होती है। कहेंगे सबको डब्ल्यूबीसी, 5 तरह की होगी, इसलिए डब्ल्यूबीसी को डीएलसी भी कह देते हैं, डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट। क्यों? क्योंकि जब उनको अलग अलग मेजर करना होता है, तो लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, इजनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, ये सब के सब क्या है? ये डब्ल्यूबीसी है सारे के सारे, लेकिन अलग अलग है। कुछ इसमें ज्यादा मात्रा में इंसान के शरीर में पाए जाते हैं, कुछ कम मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी मात्रा को थोड़ा सा याद करना जरूरी होता है, कम अज कम इसलिए, ताकि अगर हम किसी की रिपोर्ट पढ़ के सुना रहे हैं वो, और एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए, तो एग्जाम में, क्योंकि ज्यादातर न्यूट्रोफिल के और लिम्फोसाइट की पूछी जाती है अगर एग्जाम्पल, मोनोसाइट की कई बार पूछ, इजनोफिल, बेसोफिल को जल्दी से नहीं पूछते। ज्यादातर न्यूट्रोफिल, या न्यूट्रोफिल को सबसे ज्यादा पूछते हैं, उसके बाद जो है लिम्फोसाइट को पूछते हैं, उसके बाद मोनोसाइट को पूछते हैं। बेसोफिल और इजनोफिल जल्दी से नहीं। ठीक है जी। तो लिम्फोसाइट इंसान के जिस्म में कितनी पाई जाती है? 40 से, सॉरी 20 से 40% जो है लिम्फोसाइट होती है। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पे क्या है? न्यूट्रोफिल। कितनी होती है? 40 से 75%। टोटल डब्ल्यूबीसी का 40 से 75% केवल न्यूट्रोफिल होती है। ठीक है। और लिम्फोसाइट कितनी होती है? 20 से 40%। ठीक है जी। इजनोफिल कितनी होती है? 1 से लेकर 6% केवल, काफी कम है। मोनोसाइट कितनी होती है? 2 से 10%। इंसान के खून में मोनोसाइट कितनी? 2 से 10%। बेसोफिल कितनी होती है? 1% के आसपास होती है, या जीरो नहीं भी होती है। ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं खून की। लेकिन पहला हमारा छोटा सा पॉइंट एक जो है वो सेल का, यानी कि कोशिका का रह गया है। तो पेज नंबर 688 पे आ जाइए आप लोग सभी। पेज नंबर 688 पे आ जाइए, और मैं आपको बता दूं उससे पहले, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस केंद्रक, यानी कि जो सेल की कोशिका के बीच में होता है, और साइटोप्लाज्म यानी कि वो पानी जैसा पदार्थ जो कि हर एक कोशिका में है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं जी। और तीसरा है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं। कोशिका की जो झिल्ली होती है, जो कोशिका को चारों तरफ से कवर करके रखती है, और कोशिका को आकार प्रदान कर, आकार क्यों? क्योंकि जहां तक कोशिका होती है, हमें पता होता है कि इस कोशिका का आकार वहां तक है, इसकी बुनियाद वहां तक है, इसका, इसकी बॉर्डर है, यानी कि इसके किनारे जो है, इसको जो घेर कर रखती है। तो उस चीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? यानी कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका की झिल्ली है, ये बताती है कि ये कोशिका यहाँ से यहाँ तक है, ये कोशिका इतना बड़ा है, इतना छोटा है। ठीक है। इसकी एक तरीके से बॉर्डर देती है, तो सेल को कवर करके रख। क्या क्या होता है सेल मेम्ब्रेन में? हम पूरी सेल की बात नहीं कर रहे हैं, मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, यानी कि जो सेल के ऊपर चढ़ा हुआ है ना, जिसके अंदर, उसकी बात कर रहे हैं। तो नंबर 1 क्या होता है? प्रोटीन। कितना होता है प्रोटीन? 55%। ठीक है। प्रोटीन कितना होता है? 55%। नंबर 2 कोलेस्ट्रॉल कितना? 13%। नंबर 3 फैट कितना? 4%। नंबर 4 कार्बोहाइड्रेट 3%। ठीक है। इतना इतना होता है, इतने इतने से बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका की झिल्ली। लेकिन मैं आपको बताऊं, तीसरे नंबर पे क्या है? फैट 4%। ठीक है। प्रोटीन सबसे ज्यादा 55%। लेकिन सबसे ऊपर जो तय होती है सेल मेम्ब्रेन पे, कोशिका की झिल्ली पे, वो फैट की होती है। हालांकि ये सिर्फ 4% है, लेकिन सबसे ऊपर की जो बाहरी वाली झिल्ली होती है वो फैट की होती है। उसके बाद प्रोटीन। ठीक है जी। अब आ जाइए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर तैयार होती है। ठीक है जी। अब देखिए, जहां पे कोई चीज इसको सेल की किचन भी कहते हैं, रसोई भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे कोई, यहाँ पे एनर्जी पैदा होती है, यहाँ पे एनर्जी पैदा होती है। अब जहाँ पे एनर्जी पैदा होती है, तो ऐसे ही तो एनर्जी पैदा नहीं होती, वहां पे कुछ चीज जलती है। मान लीजिए रसोई है, रसोई में तो गैस जलेगी, या लकड़ी जलेगी, या उपले जलेंगे, या मिट्टी का तेल जलेगा, कुछ भी जलेगा, कैरोसिन कुछ भी जलेगा। तो वहां जलेगा, इसलिए वहां से क्या होगी, ऊष्मा यानी कि ऊर्जा प्राप्त होगी। तो जहां पे किचन होता है वहां कोई ना कोई चीज जलती है। तो चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कई महत्वपूर्ण काम होते हैं, ठीक है, तो इसको किचन भी कहते हैं, इसको पावर हाउस भी कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो सेल का पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार बना लें। ठीक है, एक बात और, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो किसी कोशिका में एक होता है, किसी में दो होता है। केंद्रक के बारे में मैंने बताया था कि ज्यादातर एक होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में है कि एक भी होता है, दो भी। ठीक है, और इसको सेल का पावर हाउस कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म कैसे, जैसे कि इंसान के पेट में डाइजेशन होता है, इसीलिए ये जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म भी एक तरह का हाजमा ही है, लेकिन ये हरेक कोशिका में होता है। ठीक है, देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए, आप मान लीजिए एक आदमी भाग दौड़ कर रहा है, थक गया। थकने का मतलब क्या, पूरी बॉडी थक गई, पूरी बॉडी के हर एक सेल के अंदर डिजेनरेशन हुआ, टूट फूट हुई, बॉडी के हर हर सेल के अंदर टूट फूट हुई। ठीक है, अब कुछ तो इंसान रेस्ट करेगा, कुछ वहां पे जो है मेटाबॉलिज्म होगा, और वो जो सेल के अंदर टूट फूट हुई है, वो जो इंसान का शरीर कमजोर पड़ा है, वो जो इंसान ने थकन महसूस की है, वो खत्म हो जाता है जब इंसान आराम कर लेता है, और उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रॉपर सही दिशा में काम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो कवरिंग होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, जिसको जो इसको देखो, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, सेल के अंदर है, कोशिका में है, एक भी हो सकते, दो भी हो सकते। लेकिन इसके अंदर क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी दो कवरिंग होती है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम इनकी कवरिंग के बीच में होते हैं, बस इसको ऐसे याद रख लेना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत। एक राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम का क्या काम होता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाती है, और प्रोटीन को मांस भी कहते हैं, मीट भी कहते हैं। ठीक है, तो मीट की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। ये सवाल भी कई बार पूछ लेते हैं कि मीट की फैक्ट्री जो सेल लेवल पे है, जो कोशिका के लेवल पे है, वो किसको बोलते हैं, राइबोसोम। उसके बाद क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज है, जो कोशिका होती है, कोशिका के बिल्कुल बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, और बाहर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो कई बिल्कुल एकदम जाल जाल से ऐसे ऐसे टूटे मुड़े से क्या होते हैं, संरचनाएं होती है, वो क्या होती है, वो कोश न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी कि जो केंद्रक होता है, उसकी झिल्ली से लेकर के सेल की झिल्ली तक, यानी कि कोशिका की झिल्ली तक, कोशिका तो पूरी है, कोशिका के बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की झिल्ली है, तो न्यूक्लियस की झिल्ली से लेकर के कोशिका की झिल्ली तक ये ऐसे ऐसे थोड़ा ऐसे होता है। ठीक है, इस तरह की संरचनाएं होती है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यूनानी में बोलते हैं शबकतुल खलिया। जी, ये एक जाल जैसी संरचना होती है। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से लेकर के सेल मेम्ब्रेन तक होती है। ये सेल को दो हिस्सों में बांट देती है। सेल को दो हिस्सों में क्यों बांट देती है, क्योंकि ये न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक से लेकर के बाहर वाली दीवार सेल की, यानी कि सेल मेम्ब्रेन तक होती है। तो इस तरीके से जो है सेल सेल को दो हिस्सों में बांटने का मतलब ये नहीं कि तोड़ देती है, बांटने का मतलब ये है कि ऐसा लगता है कि सेल, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे एक वाला ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला। बांटने का मतलब डिवाइड करना नहीं है, बांटने का मतलब ये है कि ये अंदर ही होती है, लेकिन जुड़ी हुई। जी, गोल्जी बॉडी को गोल्जी apparatus भी कहते हैं, ये भी सवाल कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनता है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स किसको बोलते हैं, खलाव को बोलते हैं। जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, खलियां होती हैं, उनके अंदर कई खाली खाली जगह होते हैं, खाली खाली जगह होते हैं कोशिकाओं के अंदर। ठीक है, तो ये जो खाली खाली जगह होते हैं, इनको वैक्यूल्स बोलते हैं, और इनके अंदर फैट भरी होती है। अब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पे आ जाइए, क्योंकि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को हमने कहा पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में समझा था, क्योंकि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से लेकर के सेल मेम्ब्रेन तक के बीच में ये अजीब उल्टी सीधी जो है टुड़ी मुड़ी जो है संरचनाएं। ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की जो जो झिल्ली है, जो सॉरी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ये भी दो कवरिंग से मिलकर के बनती है। ठीक है, जी।
और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, यानी कि ये जो केंद्रक की झिल्ली है, ये क्या काम करती है? कोशिश एक सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझ लीजिए। डीएनए आरएनए कहाँ होते हैं? केंद्रक में होते हैं, न्यूक्लियस में। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, यानी कि ये केंद्रक की जो झिल्ली है जो कि केंद्रक को कवर करके रख रही है, ये रोक के रखती है सेल में क्रोमोसोम्स यानी कि डीएनए और आरएनए को, कि वो बाहर ना जाए साइटोप्लाज्म में। यानी कि ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ये केंद्रक के अंदर कैद रखती है किसको? डीएनए को और आरएनए को। डीएनए और आरएनए कहाँ कहाँ होता है? डीएनए और आरएनए कहाँ होता है? ये न्यूक्लियस में होता है। इसको कवर करके कौन रखती है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक, क्यों? ताकि वो बाकी सेल में इधर उधर ना दौड़। अब सेल डिवीजन, यानी कि जो सेल्स होती हैं, देखो अगर एक ही सेल होती तो इंसान का फिर कभी कुछ डेवलपमेंट ही ना होता, विकास ही ना होता। अगर सेल एक ही होती तो इंसान का कभी डेवलपमेंट ही ना होता, विकास ही ना होता। एक्चुअली सेल जो होती हैं वो डिवाइड होती है, यानी कि एक से दो बनती है, दो से चार बनती है, चार से आठ बनती है, और इस तरीके से इंसान की उत्पत्ति होती है। जैसे कि ओवम, ओवम क्या होता है? ओवम जो महिलाओं के अंदर एक एग तैयार होता है हर महीने, जो कि मासिक धर्म के रूप में बाहर आ जाता है। लेकिन अगर इसको बिल्कुल ठीक समय से इसके अंदर जो है स्पर्म से ये मैच कर जाए, स्पर्म से ये मिल ले, तो फिर जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि जाइगोट बन जाता है। ठीक है। जब पहले जाइगोट बन जाता है, जाइगोट के बाद झिल्लियाँ सी बन जाती है, और ये झिल्लियों से ही इंसान के ऑर्गन्स बनते हैं। हाथ, पैर, सिर, पूरी बॉडी इंसान की झिल्ली से ही बनती है। ये क्यों बनती है? क्योंकि शुरू में एक ओवम होता है, एक अंडा होता है। ठीक है। उसमें क्या घूमता है? स्पर्म घुसता है। उसके बाद क्या होता है? डिवाइड। उसके बाद क्या होता है? सेल डिवीजन शुरू हो जाता है। सेल डिवीजन में एक से दो बने, दो से चार बने, चार से आठ बने, झिल्लियां बन गई। झिल्लियों से इंसान के हाथ पैर फूटने शुरू हो गए, हाथ पैर निकलने। तो ये कैसे होता है? ये सेल डिवीजन से होता है। ठीक है जी। तो ये जो सेल डिवीजन होता है, ये तीन तरीके से होता है। डायरेक्ट सेल डिवीजन, जिसको तकसीम बिलावास्ता कहते हैं। इनडायरेक्ट सेल डिवीजन, तकसीम बिलवास्ता वो कहते हैं। और तीसरा होता है मियोसिस। ये तीन तरीके से। बस यहाँ पे हमारी कोशिश पूरी हो गई है, और खून हमने आज पढ़ना शुरू कर दिया। इसको आगे देखते हैं। आज यही तक। अब मैं जो है इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ, जिसको जो कुछ पूछना है पूछ लीजिए।